Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. I guess most of you have joined. Let's start. Okay. So it's a start of new chapter from today. I'll not be taking up life processes for at least some weeks. I'll give it a pause. बहुत बोर हो गई मैं actually खुद पढ़ाते पढ़ाते. ठीक है. So let's take up something new, which is control and coordination. Pretty interesting chapter. Either you will love biology after learning this, or you will hate biology like anything. ठीक है. It's a deal breaker or maker chapter. Either you hate it or you love it. ठीक है जी. चलो, let's start. I'll not be covering much about the academics today. It will be only a general session around what is control and coordination all about. ठीक है जी. चलो. As usual, I would like you to raise your hands as I ask questions, and we'll proceed thereafter. ठीक है जी. Okay, control and coordination. A brief intro. What is control and what is coordination? In English, in layman language, what do these two terms mean to you? इसका मतलब क्या है? ये दो terms हैं. And why is it related to brain or anything related to your neurons or nerves? Why are these two terms so important that rather than giving the name of brain, control and coordination has been given the name to this chapter, which is pertaining to brain and neurons? हाँ Angel. Ma'am, because brain does control the activities in the body, but ma'am, just brain के साथ ही control नहीं होना चाहिए. Ma'am, cells को आपस में भी coordination होनी चाहिए to work over a specific process. Okay, anyone else who would like to say something? ठीक है, brain है तो brain को control चाहिए, पर coordination किस चीज का coordination चाहिए brain को? Brain should instruct and everything should follow in place. Why is there a need to coordinate between things? हाँ सार्थक. मैम फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हैंड को रेस करना है, तो मैम ब्रेन ने सिग्नल तो कर दिया हैंड को रेस करने का, लेकिन हैंड का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए ब्रेन के पास कि हैंड रेस हो गया है, ताकि ब्रेन के और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे. ठीक है. देखो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चलेगा कैसे? आप अपना लेफ्ट हैंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ये काम करना है, एंड द राइट हैंड विल समहाउ कोऑर्डिनेट विद द लेफ्ट हैंड. ठीक है ना? लेफ्ट हैंड कुछ और कर रहा है, राइट हैंड कुछ और कर रहा है, तो देयर विल नॉट बी एनी कोऑर्डिनेशन. तो आपका ब्रेन इस टाइम पे सिर्फ लेफ्ट और राइट को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, कोऑर्डिनेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. व्हेन द लेफ्ट इज डूइंग समथिंग, ऑटोमेटिकली आपका राइट हैंड उसी चीज को करने में असिस्टेंस शुरू कर देगा, राइट? So these are all coordinated effects or efforts that you put through across your day. ठीक है? तो इसलिए कंट्रोल भी है, कोऑर्डिनेशन भी है. बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे. व्हाट आई वांट टू नो इज कि आप लोगों के क्लासेस में किस किस का ये चैप्टर हो चुका है. In your schools, who all have at least started with the chapter or who have completed the chapter totally? Please raise your hands जिनका हो चुका है या halfway है या it has just started. Please raise your hands. एक बारी बस मुझे देखना है व्हाट इज द परसेंटेज ओवरऑल, क्या रेशियो है जिनका हुआ है जिनका कुछ नहीं हुआ. सो अपार्ट फ्रॉम 3, किसी के स्कूल में शुरू नहीं हुआ है. इट इज ओनली आरुष, जतिन एंड तनिष्क हु हैव रेज्ड हैंड. ओके, 2 मोर, कार्तिकेय, एंजल. ठीक है, और बाकी किसी के स्कूल में नहीं हुआ. प्लीज बी अ लिटिल अटेंटिव. आई एम आस्किंग कि आपको ये चैप्टर स्कूल में शुरू हुआ है, आपके नहीं हुआ है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस चैप्टर? ओके. अक्षरा, अंशिका, कैन यू प्लीज टेल कि ये चैप्टर नहीं हुआ अभी तक? No, ma'am, it has not been started yet. ओके. एंड समायरा, No. सार्थक. सार्थक, hasn't this chapter been covered in your class? नो मैम. अच्छा, ठीक है. ओके, ठीक है. हैंड्स डाउन. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज, इस चैप्टर में क्या समझ में आया? मुझे सिर्फ एक जिस्ट चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर. प्रीटी इंटरेस्टिंग चैप्टर. मुझे सिर्फ जिस्ट चाहिए
कि मैम मुझे ये समझ में आया, मुझे ये और मैंने ये नहीं पूछा क्या नहीं समझ में आया। आई एम आस्किंग क्या समझ में आया इस चैप्टर में, बहुत शॉर्ट में 2-3 बच्चे मुझे बता दें कि मुझे ये चीजें समझ में आ गई जो मुझे पहले नहीं पता थी। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। तो कौन बताना चाहेगा, रेज योर हैंड्स कि मुझे ये समझ में आया। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेफिनेशन, मुझे सिर्फ टॉपिक्स पता करने हैं कि तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स एक्चुअली समझ में आ गए विच यू हैव नेवर नोन बिफोर एंड समथिंग दैट यू हैव लर्नड न्यू। हाँ आरुष। मैम जैसे अभी इसमें आएगा मैम प्लांट के कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड मैम एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स कि कैसे होते हैं, एंड मैम प्लांट्स में से प्लांट्स हार्मोन्स एंड उनके डायग्राम्स जो होते हैं कि कैसे कैसे वो मूव करते हैं, एंड मैम जैसे ब्रेन आता है मैम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एनीवन एल्स जिसको कुछ और टॉपिक भी समझ में आया अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन पार्ट? मतलब इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया, दिस इज व्हाट आई शुड एज्यूम सीइंग योर रिस्पांसेस। हाँ जतन। मैम लाइक कि डिफरेंट हार्मोन्स का डिफरेंट फंक्शंस होता है इन आवर बॉडी एंड दे हेल्प टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट थिंग। ठीक है, हार्मोन समझ में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स, और समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। ये डिफरेंस समझ में आया कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। हाँ आरुष। मैम हॉर्मोन्स मैम एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने या डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जहाँ के एंजाइम्स मैम उस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। Okay, anyone else? Obviously we'll be covering this up chapters जब करेंगे तो पूरा अच्छे से। मैं सच में बताऊं तो अभी डेफिनेशंस नहीं पूछ रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग कि चीजें समझ में आई है कि नहीं आई, बिकॉज आई नीड टू वॉच थ्रू थिंग्स दैट वेदर व्हाट अमाउंट ऑफ एफर्ट शुड बी पुट इन थ्रू द क्लास की समझ में आना शुरू हो जाए। अगर बहुत अच्छा लेवल अटेन हो गया तुम लोगों का, देन आई माइट नॉट बी गोइंग इनटू अ मच डिटेल। ठीक है, अगर नहीं अटेन हुआ है देन आई विल बी पुटिंग इन एफर्ट्स टू put a detailed view in front of you. This is what I am trying to see here. अच्छा, the last question is क्या समझ नहीं आया इस चैप्टर। ठीक है, the topics that you really want to know कि नहीं समझ में आए, even you studied it from YouTube, Google, school, whatever source you followed, I'm not asking, but कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया, raise your hands कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है specifically which you have not understood as of now। सारे टॉपिक सबको समझ में आ गए? मैम लाइफ प्रोसेस। नहीं बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आया? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनका हो गया एटलीस्ट दे विल बी हेल्पिंग मी आउट, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, बिकॉज एज फॉर मी दिस इज नॉट अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, इसमें बच्चे goof up करते हैं, बट एनीवेज ठीक है, शुरू करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद दिस। अच्छा तनिष्क, बच्चे try and get your mic revived because that is something which I look on least। ठीक है, but brain plant hormone नहीं आया, it's okay, we'll understand brain in detail, plant hormone भी समझेंगे, but अपने mics को revive करा लो यार, there is no point of interacting with you on chat। ठीक है जी, next चलते हैं। one thing which I would like to show, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट दिस इज व्हाट हैज बीन परसीव्ड एज ऑफ नाउ। अभी जो हम साइंस पढ़ते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज मोर एनालिटिकल देन राइट साइड ऑफ द ब्रेन। जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है दैट इज मोर लाइक क्रिएटिव साइड, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज मोर ऑन द लॉजिकल साइड। आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर ब्रेन में ज्यादा न्यूरल एक्टिविटी नोट की जाती है when you are given a task which requires a lot of thinking, but when a lot of creative work is given to a person, then it has been observed that the neural activity inside your brain is increased on the right hemisphere of your brain. So this is what has been observed. This might be wrong, this might be correct, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया वो ये है। देखो
अगर मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलूँ तो ब्रेन इज समथिंग जो अभी तक किसी को समझ नहीं आया, ठीक है। अगर आप लोब्स की बात करते हो या आप किसी भी चीज की बात करते हो, कॉन्शियसनेस की बात करते हो, तो दिस इज समथिंग व्हिच नो वन हैज बीन एबल टू क्रैक एज ऑफ नाउ कि ऐसा क्यों होता है। बट यस, सर्टेन थिंग्स आर ऑब्जर्वेबल, जिसको हम पढ़ते हैं कि हाँ ये हमने ऑब्जर्व किया और हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट यू माइट बी रीडिंग, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो नहीं पढ़ाया जाता, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ पार्ट ऐसा है जो पढ़ाया जाता है, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी टेकन अप? क्योंकि आपको न्यूरॉन समझना है, आपको ये समझना है आपके ब्रेन की एक्टिविटी एक्चुअली कर क्या रही है, एंड हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड, एंड व्हाई इज इट कोऑर्डिनेटेड एट द सेम टाइम। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है, देन यू विल हैव टू स्टडी दिस चार्ट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेम्बर दिस चार्ट, बट अगर ये समझ में आ गया चार्ट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। क्विकली कोई भी मुझे जल्दी से बताना चाहता है? नर्वस सिस्टम के दो पार्ट दे रखे हैं, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्टैंड्स फॉर नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम आपके सामने दिए जा रहे हैं, ठीक है। मुझे अभी उसकी डिटेल नहीं जानी, इसका पार्ट क्या है या इनके पार्ट क्या है, मुझे डिटेल नहीं जाननी, ठीक है। दैट इज लीस्ट कंसर्न। मेरे को ये बता दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? मतलब इसके सिर्फ इंग्लिश का हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट कर दो बस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैं उसकी डिटेल नहीं पूछ रही, आई एम जस्ट आस्किंग बेसिक इंग्लिश मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कोई भी बता सकता है कि सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश वर्ड्स है, मैं तो साइंस पूछ भी नहीं रही, सिंपल वर्ड्स हैं। आपके सिस्टम, नर्वस सिस्टम को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, इधर इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सिस्टम और इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल सिस्टम। तो मुझे बस जानना है व्हाट इज सेंट्रल एंड व्हाट इज पेरिफेरल। हाँ आरुषि? मैम सेंट्रल होता है जो बीच का है, सेंटर का, एंड आई थॉट पेरिफेरी जो हम कहते हैं दैट इज ऑन द एजेस या फिर साइड्स। वेरी गुड, नाइस आंसर। मानवी, नथिंग हैज बीन डन एज ऑफ नाउ बच्चे, अभी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही है, तो जस्ट आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है। नथिंग मिस्ड एज सच, ठीक है। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? हाँ एंजल? Ma'am, as for the brackets given under the headings, कि मैम सेंट्रल बॉडी मास्टर कंट्रोल, तो मैम मे बी वो इनसाइड जो मैम मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, एंड मैम बॉडी इज लिंक टू आउटसाइड वर्ल्ड, मैम हम बाहर के एक्शंस के लिए जो मैम मैसेज ले रहे हैं। Okay, I need a little more precise answers from the people who have already studied it in school. थोड़ा सा precise answer दो। मैम Anyone? इन द स्कूल सारा इंट्रोडक्शन क्लास की मैम ने जस्ट अभी चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका हो गया एटलीस्ट आई एम फोकसिंग ऑन दोस स्टूडेंट्स राइट नाउ। हाँ आरुष बोलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि उसमें मैम ये होता है कि जैसे वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस या एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन्स जिसमें ट्रेवल कर सकें और हमारे रिएक्ट कर सकें, कि जैसे जैसे कहीं पे आपकी साइट अफेक्ट हुई है तो वहाँ पे न्यूरॉन्स जाके आप वो मैसेज डिलीवर कर सके, तो उसके थ्रू जो लिंक्स होते हैं वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो, पेरिफेरी का मतलब होता है द आउटर एरिया। पेरिफेरी मतलब आउटर सर्कमफ्रेंस की बात कर लो, ठीक है। पेरिफेरल मतलब आउटर एरिया, सेंट्रल मतलब जो बीच में लोकेटेड है, ठीक है। इन दो की हिंदी मीनिंग यही होती है। अब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करो तो आपकी बॉडी में सेंटर में क्या आता है? अब सेंटर में तो आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड है, यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। द सेकंड इज ब्रेन स्टेम, भूल जाओ अभी, मुझे नहीं जानना ब्रेन स्टेम क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ब्रेन, वो भी सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। नो डाउट कि आपके हेड में है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, बट देन ऑल्सो वो राइट और लेफ्ट में नहीं है, सेंटर में प्लेस, राइट। तो दो चीजें आ गई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब इनके कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं होगा। हाथ अपना काम खुद से नहीं करेगा, ठीक है। अपना हाँ काम खुद से नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई ब्रेन में, कि जिसकी वजह से उसके न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे, तो उसका हाथ शेक कर रहा है या लेग शेक कर रही है या उसके लेग्स वर्क नहीं कर रहे, दैट इज टोटली डिफरेंट।
पर अगर सब कुछ इंटैक्ट है, योर कंट्रोल सिस्टम और योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली वर्किंग वेरी एप्टली, प्रॉपरली, एफिशिएंटली, तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल के बिना कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं होगी खुद से, ठीक है। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, देखो कि इसका मतलब तो ये यार कि ब्रीदिंग ब्रेन सिग्नल दे रहा होगा और हार्ट बीट का भी सिग्नल ब्रेन दे रहा होगा, ऐसा भी है? नहीं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस को वो नहीं करता, सपोर्ट। ब्रीदिंग आपका नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ब्रीदिंग आपका नेचुरल प्रोसेस है और अनकॉन्शियस है। मतलब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि यार मुझे सांस लेना भूल गया, शिट अभी तो मैंने आधे घंटे पहले लिया, ऐसा नहीं होता ना। ब्रीदिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और ब्रेन अपने आप को इतना कॉन्स्टेंट ऑक्यूपाई नहीं रखेगा कि आप कुछ मैथ्स का बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका ब्रेन कह रहा है मैंने सारी एनर्जी इस पे लगा दी तो मैं सांस लेना ही भूल गया, ठीक है ना। तो ब्रेन इज इतना भी मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता कि वो ब्रीदिंग भी ध्यान रखे, हार्ट रेट भी ध्यान रखे और फिर वो ये भी ध्यान रखे कि यार ये मैथ्स का क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। breathing and heartbeat are normally happening inside your body। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पता है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली या ब्रीदिंग रेट कम हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, हार्ट बीट कम हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से ये करना है। हाँ, ऑलरेडी वो मशीनरी चल रही है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उस ऑलरेडी चलती हुई मशीनरी में कोई चेंजेस करने हैं जो आपका कंट्रोल नहीं है। आप ये नहीं कहोगे दिल जल्दी जल्दी धड़क, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो हार्ट बीट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तो ब्रेन विल डिसाइड कि हाँ इस टाइम पे हार्ट बीट इंक्रीज करनी है, इस टाइम पे हार्ट बीट डिक्रीज होनी है, ठीक है। सो थिंग्स लिटिल ट्वीक्स, लिटिल चेंजेस इन दिस, मतलब लिटिल चेंजेस इन दीज सिस्टम्स जो कि इनवॉलंटरी हैं, तो वो चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ये कह रहा है हर सेकंड ब्रीदिंग करनी है, हर सेकंड में आपको हार्ट बीट बढ़ानी है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चलते रहते हैं, इनमें जो चेंजेस होते हैं हाँ वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं। सेकंड आता है पेरिफेरी। पेरिफेरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक आंसर मुझे मिला, मान लो ये आपका ब्रेन है, दिस इज योर ब्रेन, ठीक है, एंड योर स्पाइनल कॉर्ड इज रनिंग जस्ट बिलो इट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स बाहर निकल रही है, नर्व्स आर बल्जिंग आउट ऑफ इट। तो ये वाला सेक्शन और जो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, ये तो आपका सेंट्रली लोकेटेड हो गया, ये आपके सेंटर का पार्ट हो गया कि ये आपके सेंटर में लोकेटेड है। उसके अलावा जितनी भी चीजें ये साइडों में है, जितनी भी ये नर्व्स वगैरह, जितनी भी चीजें, आपके पैरों में भी नर्व्स जाती हैं नीचे की तरफ, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जितनी भी नर्व्स जा रही है, न्यूरॉन्स जा रही है, जो मर्जी कह लो, अभी जितनी भी चीजें बाहर निकल रही है इन चीजों से जो अब सेंटर में लोकेटेड नहीं है, इधर उधर फैल गई है, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अंडरस्टूड? बेसिक सा चीज थी, ठीक है, बेसिक सी चीज मैंने समझा दी, ठीक है। अभी इनकी डिटेल्स में मत जाना, विल बी डूइंग देम इन वेरी मच डिटेल। ब्रेन स्टेम तो बिल्कुल भी याद मत करना अभी, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज ब्रेन स्टेम, ठीक है। इट इज नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन ओनली, थोड़ा लोअर साइड पे होता है, इसलिए उसको ब्रेन स्टेम बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ दो चीजें दे रखी हैं, वन इज ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड वन इज सोमैटिक, ठीक है। डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमिक का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम कर ले, ठीक है, अपने हिसाब से हार्ट बीट रेगुलेट हो रही है, रेस्पिरेशन रेगुलेट हो रहा है, डाइजेशन, प्यूपिल कंट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि आप किसी डार्क रूम से एकदम ब्राइट लिट रूम में आ जाते हो, ठीक है, तो आपकी प्यूपिल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना, बिकॉज दे वांट वेरी लेस लाइट टू एंटर, ठीक है ना। आपकी नॉर्मल आई थी, ठीक है, और उसके बाद जब आप ब्राइट रूम में गए तो आई का प्यूपिल छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट एकदम से आ जाएगी, इट विल डैमेज योर रेटिना,
तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि एकदम से डार्क रूम से लाइट रूम में आ गए, तो मिनिमम लाइट एंटर्स इनटू इट सो दैट द डैमेज इज मिनिमम। तो वो चीज क्या हो रही है, वो ऑटोमेटिक हो रही है। आप अपनी आंख को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे, दिस इज हैपनिंग समथिंग व्हिच इज प्रीटी नॉर्मली हैपनिंग, ठीक है, विदाउट इवन यू नोटिसिंग इट और यू इवन थिंकिंग अबाउट इट, कि आप कभी सोचते भी होंगे। सोमैटिक का मतलब क्या है, जो चीजें आप कर रहे हो खुद से, अपने हाथ पैर जो हिला रहे हो, राइटिंग, यू आर राइटिंग समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और यू आर रनिंग, और यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स योर हैंड्स एंड लेग्स, that is something which comes under somatic nervous system, या जो voluntary nervous system होता है, जिसमें आप अपना एक्शन कर सकते हो खुद से, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक छोड़ देना, अगर किसी को जानना है तो मैं अलग से बता दूंगी, बट दिस इज समथिंग व्हिच विल कंफ्यूज यू, इसका कोई लेना देना नहीं है, एड्रेनलिन से रिलेटेड होता है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है, पेरिफेरल नर्वस, मतलब नर्वस सिस्टम के दो सिस्टम दे रखे हैं, एक सेंट्रल है एक पेरिफेरल है, आर दे टू इंटररिलेटेड? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंटररिलेटेड हो सकता है, और दे वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है? रेज योर हैंड्स, क्या ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? ये दो जो टाइप्स दे रखे हैं नर्वस सिस्टम के, सोचो सोचो। हाँ तनिष्क। Ma'am, I think dependent on each other. ओके, मानवी। Ma'am, I do think they are interrelated. कैसे? मतलब हम कह रहे हैं इंटर रिलेटेड है, दो टाइप के हैं, पर वो इंटर रिलेटेड कैसे हैं, क्यों क्यों है, मतलब किस लिए? हाँ एंजल। Ma'am, I think they're dependent on each other. हाँ, व्हाई शुड दे बी, मतलब सेंट्रल अपना काम कर रहा है, पेरिफेरल अपना काम कर रहा है, तो व्हाई शुड दे बी रिलेटेड? Ma'am, because peripheral में like you said कि nerves जो है वो spinal cord से निकल रहे हैं. Ma'am, spinal cord के पास message brain से आएगा. ओके, प्रीटी क्लोज। हाँ Ma'am, I आरुष। think so. एक मिनट मानवी, एक हम मिनट। हाँ हम वो दोनों जब कोऑर्डिनेट करेंगे हम, तभी जो रिजल्ट होगा मैसेज का मैम वो डिस्प्ले होगा। ठीक है। हाँ मानवी। मैम आई थिंक सो, जैसे कि हमने अपना हैंड मूव किया, हैंड मूव करने का ब्रेन जो है वो सिग्नल सेंड करेगा स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से सारी नर्व्स में सिग्नल जाएंगे एंड अल्टीमेटली उसके बाद हमारा हैंड मूव होगा, इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आगे जस्टिफाई करेंगे कि हाउ आर दे इंडिपेंडेंट। देखो, कोई भी, मैंने बोला ना, जब तक कि कोई किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, अल्टीमेटली हर इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास पहुंच रही है, ठीक है, चाहे वो ऑटोनॉमिक हो या वो वॉलेंट्री या सोमैटिक बोल दो उसको, अल्टीमेटली हर चीज आपके ब्रेन के पास पहुंच रही है। बहुत बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, मान लो जैसे आप कहीं चल रहे हो एंड देयर समथिंग व्हिच गेट्स स्टक इन योर फीट, या आपको चुभ गई कोई चीज एकदम से, तो आप एकदम से पैर हटा लोगे ना, ठीक है, तो वो तो एकदम से ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं था, आपका पैर अपने आप ऑटोमेटिकली हट गया, बट देन योर ब्रेन रियलाइजेस कि क्या चुभा, कितनी दर्द हो रही है, आपको उस पर क्या लगाना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर ब्रेन एज वेल। तो रिफ्लेक्सिव आर्क जो होता है, या आप उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो, दैट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस कि आपने पैर हटाया और काम खत्म हो गया, नहीं, there's something else also involved, इसलिए वो interdependent हो जाते हैं। We'll take that up in detail in the coming classes. हाँ रुषि। मैम अबाउट रिफ्लेक्सेस, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के रिफ्लेक्सेस काफी बुरे होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे होते हैं? It depends बच्चे, मतलब that is not a very मतलब scientific. कोऑर्डिनेशन जैसे बिटवीन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो सेम ही होती होगी सबके लिए? नहीं, it depends, ठीक है, बहुत सारे reasons आ जाते हैं, you never know how that person was born, were there some complications during that the birth of that particular person, ठीक है। सबसे पहली तो चीजें यही आ जाती है कि बर्थ टाइम पे तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं आ गया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से उनका रिफ्लेक्स कम है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्टेन काइंड ऑफ degenerative things happening inside the brain, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स आर्क वगैरह बहुत चीजें मैटर करती हैं, बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर किसी का रिफ्लेक्स अगर खराब है,
there is some problem with the neurological things which are inside his or her body, ठीक है, तो वो डिसऑर्डर्स में आ जाती है अगर उसका रिफ्लेक्स इतना खराब है। और यूजुअली वैसे भी अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, एंड इट डिपेंड्स। आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चीज पूछ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एथलीट है, वो इतने साल तक ट्रेनिंग क्यों करते हैं? वो इसलिए ट्रेन करते हैं, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। लेकिन उसके लिए टाइम लेता है, क्योंकि ब्रेन बहुत जल्दी से मेमोरीज नहीं बनाता, उसको मेमोरी बनाने के लिए टाइम चाहिए। तब आप जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक याद किया, आप 2 महीने बाद उसको खोल के देखोगे, आपको नहीं याद आएगा। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज इट फॉर ट्वाइस और 3 टाइम्स एटलीस्ट, कि आपके दिमाग में बैठ जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो एथलीट्स के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि एथलीट्स आपसे बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट आंक रखते हैं, ठीक है, तो बिकॉज उन्होंने अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन किया होता है और अपने ब्रेन को भी उसी तरह ट्रेन किया होता है। बट दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल आपका ये आ गया, इसको छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इतना नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इस वाली इमेज को देखो, जहां पे ये शो कर रखा है, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू सीएनएस। अगर कोई सीएनएस टर्म बोलता है तो दैट इज नथिंग बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कोई पीएनएस रेफर करता है, दीज आर ऑल द वेन्स, या आप नर्व्स कह सकते हो, वेन्स नहीं बोलते इसको, nerves which are actually bulging out of your spinal cord, ठीक है। कुछ हैं जो ऊपर से भी निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से भी निकलती हैं, कुछ हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। So they are collectively known as peripheral nervous system. So these are all the nerves which are getting out into your body अलग अलग जगह पे, ठीक है। जल्दी से टेल मी अ डिफरेंस, अगर तुम लोगों को पता है या कभी सुना है, what is a difference between a neuron or and a nerve, and in the very first place is there any difference? मतलब हम दोनों को interchangeably यूज कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर डिफरेंस है दोनों, न्यूरॉन और नर्व में? हाँ इंजन। मैम न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स मैम, जिस सेल से नर्व बनी होती है, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, एनीवन एल्स जो कुछ बोलना चाहेगा इसमें? एनीवन एल्स, किसी और को कुछ बोलना है? कि उसने ये बोला कि वो सेल्स होते हैं, नर्व्स ऐसी हैं जो जो एक सेल है उससे बनी हुई नर्व है, ठीक है। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू टेक इट अप, कि न्यूरॉन्स और नर्व्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? वो सेम चीज होती हैं या कुछ डिफरेंस होता है, या हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं उनको? हाँ समायरा। Ma'am, neurons are present in the brain, in the areas of the brain, and nerves are present in our whole body. ओके, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए एक पॉइंट बहुत करेक्ट है, ठीक है। हाँ सार्थक। मैम न्यूरॉन्स जो है वो एक सिंगल सेल होगा, एंड नर्व्स होंगे कि न्यूरॉन्स जब बहुत सारे एक साथ चेन में होते हैं और एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो उन्हें हम उस एक होल को हम नर्व कहते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगी, आई विल लीव इट अप टू यू, फाइंड इट आउट कि न्यूरॉन और नर्व में क्या डिफरेंस, ठीक है, और कोई डिफरेंस है भी कि नहीं। न्यूरॉन और नर्व में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, या इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है? एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेकिन फाइंड इट आउट कि इन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, और होता भी है तो इसको सेम टाइम पे कब यूज किया जाता है, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना कि इन दोनों चीजों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो तुम्हें मिल जाएगा गूगल पे। एक चीज है, न्यूरॉन की फायरिंग कैसे होती है, उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिपेयर्ड होके आना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, एंड आई विल बी गोइंग इनटू डिटेल फार अवे फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर हो जाना, पहले से ही पढ़ लेना उसको, ठीक है। इस चीज को आज छोटा सा कवर कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम को, ठीक है, एंड देन विल एंड द क्लास। आज के लिए बस इतना ही काफी होगा। ध्यान से सुनना, अभी हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज लेबल्ड एज 1, ठीक है। सिर्फ अभी सुन लो, पूछना मत कि रिसेप्टर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बस रिसेप्टर को मान के चलो कि इस बंदे को एक पिन चुभ गई है हाथ में,
तो इसका हाथ एक तरह का अभी रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, उसने रिसीव किया कोई सिग्नल कि उसको पिन चुभी, ठीक है, उसको पिन चुभी हुई है। अब वो ये सिग्नल कहाँ भेजेगा, अभी डिटेल में मत जाना, सोमैटिक क्या है, विसरल क्या है, ये क्या, ये मैं डिटेल नहीं कह रही, मैंने जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो सुनना। उसके हाथ में पिन चुभी, उसका सिग्नल अब ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। नाउ इट विल बी ट्रैवलिंग थ्रू वन ऑफ द नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। अब वो आ गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक जब तक वो जा रहा है तो वो किस सिस्टम का पार्ट बन रहा है, पेरिफेरल का, क्योंकि ये वाली नर्व पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट है। एग्री, सबको एग्री हो रहा है ये चीज, कोई किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रही कुछ, किसी को तो कोई डाउट है अभी तक, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, कीप लिसनिंग, आ जाएगा समझ, ठीक है। एक पेन चुभी, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने वाली है, ठीक है। नाउ व्हाट इट डज इज, जब ये यहाँ तक पहुंची, नाउ दैट सिग्नल हैज ट्रेवल्ड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गए, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप स्पाइनल कॉर्ड को भी कलर कर सकते हो, प्लस यू विल ऑल्सो कलर योर ब्रेन, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भी पहुंची हो, ठीक है। तो इस जगह तक पहुंच चुके हैं, नाउ इट हैज रीच्ड द प्लेस वेयर इट वांटेड टू रीच, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है, ये दो जगह आपकी चीजें आ चुकी। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब क्या हुआ, अब वही इंफॉर्मेशन उसने बोला, अभी मैं ये नहीं बता रही किसने बोला, अब वापस से इंफॉर्मेशन इस जगह आई, इट ट्रेवल्स थ्रू, मान लो नीचे वाली नर्व से अब ट्रेवल कर रहा है वापस इंफॉर्मेशन कि अपना हाथ हटा लो, बिकॉज अब पिन आपको चुभ रही है, तो अपना हाथ उस जगह से हटा लो जिस भी सरफेस पे पिन थी, नाउ यू विल हैव टू रिमूव योर हैंड, ठीक है। तो वो हाथ वापस रिमूव हो गया, लेकिन वो भी किसका पार्ट बना, पेरिफेरल का, वो वापस से पेरिफेरल पे आई, पहले वो यहाँ थी, सेकंड पे पेरिफेरल पे गई, ठीक है, थर्ड पे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आई, फोर्थ पे फिर वो पेरिफेरल पे आई, ठीक है। एंड नाउ अल्टीमेटली वो यहाँ पे जो आपका स्केलेटन होगा या आपकी जो मसल होगी इस टाइम पे, यहाँ पे द मसल फाइबर इनसाइड योर हैंड हैज रिसीव्ड द सिग्नल, अब उसके बाद सिग्नल आ चुका है, दिस इज द लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, उसको इफेक्टर नाम से बोला गया। इफेक्टर क्यों, जो इफेक्टेड ऑर्गन है उसको इफेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अभी इंग्लिश में मत जाना कि ए और ई का बहुत फर्क पड़ता है, बायो में एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफेक्टेड ऑर्गन जो है वो आपकी उंगली है, इसलिए इसको इफेक्टर बोला गया है, तो उसने क्या किया, इफेक्टर ने रिएक्ट कर लिया, अपनी उंगली को ऊपर कर लिया, ठीक है। दिस इज हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल आर इंटर रिलेटेड। तो मतलब ये ध्यान रखो कि सेंट्रल तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचने का रास्ता क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे से जो ऊपर जा रही है, इट विल हैव टू क्रॉस द पेरिफेरी, या पेरिफेरल सिस्टम को क्रॉस करके ही वो यहाँ तक पहुंच सकता है, वो उसके बिना नहीं पहुंच सकता है। बट देर आर एक्सेप्शंस, कैसे, जो आपके फेस है ना, जो फेस है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, ठीक है। जो आपका ब्रेन है, जो आपका ब्रेन के पास सिग्नल आ रहे हैं फेस से, फेस पे भी नर्व्स हैं, दे आर बल्जिंग आउट, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, दे कैन रीच द ब्रेन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि जो आपका फेस का पार्ट है वो आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन जो आपकी पूरी बॉडी है नेक से लेके टो तक, दैट हैज टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से गुजरते हुए ही वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचेंगे, एंड दिस इज हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर इंटर रिलेटेड। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, पक्का समझ में आया कि नहीं, आई एम आस्किंग, अरे बोलो, नहीं समझ में आया, एम आई ऑडिबल, हाँ मानवी बोलो। यस मैम। मैम सो बेसिकली जो पेरिफेरल है उसमें सिर्फ हमारी सारी नर्व्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली,
ठीक है, नर्व्स बोल लो, न्यूरॉन्स बोल लो, देयर आर सर्टेन न्यूरॉन्स व्हिच एक्सटेंड अप टू 1 मीटर। बहुत लंबे लंबे न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो आप उनको सिंगल नर्व भी बोल सकते हो। बट नर्व इज, मैं बता ही देती हूँ, नर्व इज समथिंग विच इज अ ब्रॉडर टर्म। नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज अ नर्व। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाए एक बंडल के अंदर, तो उसको नर्व टर्म दे दिया जाता है, ठीक है। हाँ आरुष पूछो। मैम तो ये दोनों नर्वस सिस्टम मैम इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट? दोनों डिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल पे डिपेंड करता है, और पेरिफेरल एक्चुअली डिपेंड करता है सर कि कहीं ना कहीं तो इंस्ट्रक्शंस वापस आएंगी। मैं आगे इंस्ट्रक्शन क्या दूंगी, मेरे पास आई नहीं रही कोई इन्फॉर्मेशन। दे आर मैम रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। मानवी कुछ ये पूछ रहे हो? यस मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे कि जब हम हैंड्स में देखते हैं तो वो हमारी ब्लड वेसल्स होती है कि नर्व्स? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, ये मैं टॉपिक थोड़ा बाद में कराती, बट मैंने आपको बोला एक बंडल है नर्व, ठीक है। तो उस नर्व के अंदर भी बाहर तो होती हैं आपकी वेन्स और आर्टरीज, जो आप एक्चुअली में देख सकते हो। अगर आपको अपना हाथ दिख रहा होगा तो आपको अपनी वेन्स आर्टरीज आते हुए भी दिख रही होंगी। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। इट इज अंडर द कंसेप्ट ऑफ एनाटॉमी। हम एनाटॉमी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो मेडिकल का टॉपिक होता है, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ। तो बंडल होता है जिसको आप नर्व एक्चुअली में कहते हो, उसके अंदर भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। मतलब मान लो अगर मैं नर्व को ऐसे देखूं, मतलब नर्व काट दी, ये पीछे से आ रही है, नर्व काट दिया, तो ये 3-4 आपको न्यूरॉन दिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल न्यूरॉन्स विच आर बंडल्ड टुगेदर। और बंडल्ड न्यूरॉन्स को नर्व कह दिया जाता है। लेकिन साइड बाय साइड इन न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो द न्यूट्रिशन विच द न्यूरॉन्स गेट, तो वो बीच बीच में उन न्यूरॉन्स के बीच में आर्टरीज और वेन्स भी होती हैं। तो वो नर्व का भी पार्ट है। आर्टरीज एंड वेन्स आर पार्ट ऑफ द नर्व बंडल, एज वेल एज नर्व के बाहर भी आपकी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स पाई जाती है फॉर द टिश्यूज दैट आर सराउंडिंग योर लेग्स, हैंड्स एंड ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो वो दोनों जगह होती है। मैम सोचो वो ब्लू दिखती है वो किस वजह से, नर्व्स और वेन? वेन है बच्चा, ब्लू वेन है। आर्टरीज डेप्थ में होती है आपकी स्किन में, दे आर नॉट वेरी सुपरफिशियल। वेन्स ऊपर ऊपर होती है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चे। मैम वो मेरा कल एक डाउट था सनलाइट वाला। अच्छा हाँ बताए, रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बट एनीवेज मैं इतना बता सकती हूँ, विटामिन डी से रिलेटेड था कुछ। यस मैम, सनलाइट से विटामिन डी कैसे? बेटा आई एम आउट ऑफ टाइम, नेक्स्ट क्लास में पूछे, ठीक है। मेरी क्लास